स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का साइंस सेकंड चैप्टर का पार्ट 2। पहला चैप्टर में अम्ल, क्षारक और लवण को समझे थे और सूचक पढ़े थे, ठीक है। तो अब ये दूसरा पार्ट है, इसमें देखेंगे अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक का जो रासायनिक गुण है, केमिकल उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो सबको देखेंगे, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुण यानी कि अभिक्रिया पढ़ना है, ठीक है। तो ये किस चीज से कैसा अभिक्रिया करता है उसको देखना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया, देखिए धातु से अभिक्रिया पढ़ेंगे अम्ल का, क्षारक का, ठीक। तो देखिए अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे, यानी अम्ल कोई है उसमें कोई धातु से उसको मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, गरम वरम करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो बन जाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। याद रखिए, लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक। क्या होता है? अम्ल प्लस धातु, है ना। अम्ल को धातु से मिलाएंगे तो बनता है लवण और साथ में H2 माने हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। अम्ल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, HCl अम्ल है। धातु ले लेते हैं, जिंक जैसे धातु है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लवण। लवण किसको कहेंगे? जिसमें धातु और अधातु मिल जाता है ना, वही लवण है, समझ। जिंक क्लोराइड बन जाता है, प्लस ये H अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब क्या हुआ? धातु और धातु ये है, ये अम्ल रिएक्शन किया तो लवण बन गया, ये लवण। जिंक क्लोराइड, जिंक और क्लोरीन मिल गया, जिंक क्लोराइड जिसको लवण कहेंगे, और ये हाइड्रोजन। लवण में क्या हो रहा है? धातु और अधातु मिल जाता है, ठीक है। तो लवण एक होगा और एक हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। और लवण का क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, ना ही अम्ल होता है ना क्षारक होता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसमें क्या बन रहा है? लवण और हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा इसे, है ना। क्वेश्चन कैसा पूछता है? धातु से अम्ल का धातु से अभिक्रिया करने से क्या होता है? तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। या रिएक्शन इस तरह से आधा अधूरा दिया हुआ रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा, ठीक। देखिएगा अम्ल है और ये धातु है, तो अम्ल और धातु याद रखिएगा कि लवण बनता है, हाइड्रोजन, तो लवण और हाइड्रोजन बना देना, ठीक। क्षारक में भी वही चीज वो बनता है, जैसे क्षारक में भी क्षारक प्लस धातु। क्षारक को भी धातु से करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तीर का निशान ऊपर माने गैस निकल रहा है, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यही Zn धातु लेते हैं तो Na2ZnO प्लस हाइड्रोजन, Na2ZN2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये एक लवण और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस और लवण निकलेगा। अम्ल और क्षारक दोनों के अभिक्रिया से सेम चीज बनता है, लवण और हाइड्रोजन, ठीक। तो पहला अभिक्रिया याद रखिएगा, अम्ल के साथ धातु और अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया कराने से लवण और हाइड्रोजन गैस। क्षारक को धातु से अभिक्रिया कराने से भी लवण और हाइड्रोजन, ठीक। चलिए अगला अभिक्रिया हम बढ़ते हैं। हाँ, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराने से क्या होगा उसको आप समझिए। देखिए अम्ल, अम्ल को दो चीजें हैं, धातु कार्बोनेट भी, धातु बाइकार्बोनेट। तो पहले धातु कार्बोनेट से देखेंगे, धातु कार्बोनेट। देखिए धातु कार्बोनेट का मतलब है धातु कोई है उसमें कार्बोनेट लगा हुआ है, कार्बोनेट लगा हुआ, कार्बोनेट मतलब CO3 लगा हुआ है। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन होता है, H लगा हुआ है और साथ में कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको कहते हैं। तो HCO3 लगा हुआ है कोई धातु में, है ना, और कोई धातु में CO3 है तो धातु कार्बोनेट, ठीक। तो धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करता है तो लवण स्वयं बनेगा ना, साथ साथ इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि जल, CO2 प्लस जल बनता है। यानी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, या लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीन चीज का निर्माण करता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे वही वाला HCl ले लेते हैं अम्ल के रूप में, ठीक है। धातु कार्बोनेट का कोई एग्जाम्पल देखते हैं, Na2CO3,
Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट हो गया, ठीक है। Na2CO3, देखिए यहाँ का Na और Cl सोडियम और क्लोरीन जहाँ भेटाता है तो एकदम चिपक जाता है, ठीक है। NaCl बन गया नमक, और इसके साथ साथ दो चीज बनेगा का कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आई बस हुई। तो अम्ल और धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया कराने से क्या होता है, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तीन चीज बनता है, ठीक। ये तो धातु कार्बोनेट हुआ। अगर धातु बाई कार्बोनेट, अम्ल प्लस धातु बाई कार्बोनेट, तो भी वही चीज में बनेगा, लवण CO2H2, ठीक है। तो एक जैसा को एक जगह लिख रहे हैं इसलिए, है जैसे उसमें सेम सेम बन रहा था दोनों में, एक साथ देखें ये दोनों में सेम बनता है, इसलिए धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक साथ देख लें ताकि दिक्कत ना हो याद करने में, ठीक। तो कार्बोनेट अम्ल लेते हुए HCl, अच्छा संतुलित करते चलिएगा, ठीक है, संतुलित करते चलिएगा। H2 गो यहाँ H एक है तो 2 लग जाएगा, लग जाएगा, ठीक। हाँ, अम्ल और धातु कार्बोनेट का एग्जांपल देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम धातु है और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन लगा हुआ है उसी को बाई पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वही चीज़ बनेगा क्या चीज़, Na और Cl अपना उधर सेटिंग कर लेगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, संतुलित है। H दूगो है हुआ, इन्हें कई गो है, दूगो इन्हों दूगो है, हाँ, Cl एगो Na एगो C एगो, वो 3 गो, ठीक है, संतुलित है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्षारक से कहा होगा तो कोई अभिक्रिया नहीं, क्षारक में धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट का कोई अभिक्रिया नहीं होता, कोनो नहीं बनाता है, कुछ नहीं बनता, जैसा वैसे नहीं रहे, ठीक। तो कोई अभिक्रिया उसमें नहीं होता। अम्ल में होता है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों का अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों में बनता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी धातु में O लगल है, खाली धातु में O लगा हुआ रहेगा धात्विक ऑक्साइड, तो उसमें लवण और जल बनेगा खाली, है ना, लवण और जल का बनेगा, लवण और जल, लवण और जल का बनेगा, लवण और जल। अम्ल ले लेते हैं धात्विक ऑक्साइड यानी CuO, Cu माने धातु, कॉपर, और ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, ये बन जाएगा CuCl प्लस H2, CuCl2 होगा, है ना, CuCl2 प्लस जल यानी H2O। तो एक ये वाला याद रखिएगा, तो धातु ऑक्साइड से अम्ल को अभिक्रिया कराने से लवण और जल बनता है, अवश्य है। अच्छा, धातु ऑक्साइड का क्षारक से भी कोई अभिक्रिया नहीं होता है, तो क्षारक लिखने की जरूरत नहीं है। क्षारक का अभिक्रिया होता है अधात्विक ऑक्साइड से, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक माने अधातु है ना, अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अधात्विक ऑक्साइड, तो इसमें भी बनता वही चीज वो लवण और जल। तो धातु ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करेगा, बनेगा लवण और जल, अधातु ऑक्साइड से क्षारक अभिक्रिया करेगा, बनेगा वही लवण और जल। इससे पहले देखे थे अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उससे और पहले देखे थे कि क्या चीज था, धातु से, है ना, खाली धातु, छूछे धातु था उसमें, उसके बाद आया धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, तब है धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक। तो क्षारक वही NaOH वाला क्षारक ले लेते हैं कि दूसरा लेते हैं, चल चूना ले लेते हैं, CaOH का होल्ड, चूना है ना, चूना को मिला देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन अधातु है, ऑक्साइड O लगल है मैंने ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो है इसलिए डाइऑक्साइड, तो ये अधात्विक ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा लवण। कौन सा लवण बनेगा भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बन, CaCO3 प्लस H2, ठीक।
तो ये अभिक्रिया है ना, याद रखिएगा ये सब अभिक्रिया को, ये सब अभिक्रिया को देख नहीं सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ये सब लेबोरेटरी में होता है ना। तो याद रखिएगा ये सब अभिक्रिया को। एक और सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखते हैं, ये तो अलग अलग चीज़ों को अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया कराएं। अब अगर अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया करा दे एक दूसरे से तो क्या होगा, उसको देखते हैं। अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक को अगर मिला दे तो देखिए बनता है इससे लवण, और देखिए अम्ल और क्षारक को अगर एक दूसरे से मिला दे तो लवण और जल का निर्माण करता है। और यही वाला शुरू में बताए थे, लवण में अम्ल क्षारक मिला देने से लवण बनता है। ये वाला अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। पार्ट 1 में भी समझाए थे थोड़ा सा, उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ध्यान से समझिए क्यों। उदासीन मन उदासीन हो, उदास हो जाना। तो देख अम्ल बड़े खट्टा, ये कड़वा, दोनों को मिला देंगे तो ये अम्ल जो है इसको कड़वापन दूर, इसका अम्लता यानी खट्टापन दूर कर देगा और दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ना खट्टा रहेगा ना मीठा रहेगा, माने कड़वा रहेगा। ठीक, जैसे कोई चीज़ को शरबत हो, कुछ घोल रहे हैं, अगर चीनी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया तो पानी दे देते हैं तो कहा जाता है न्यूट्रल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो न्यूट्रल, माने ना मीठा ना तीता, कोनो नहीं, माने न्यूट्रल हो जाएगा वो पानी जैसा। तो वैसे ये अम्ल और क्षारक दोनों को मिला देंगे तो ना अम्ल रहेगा ना क्षारक रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वही लवण कहलाता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्ल क्षारक के गुण को और क्षारक अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है और विलयन उदासीन हो जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो ये लिख सकते। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्ल क्षारक के गुण को, क्षारक अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है, जिससे विलयन जो है वो उदासीन हो जाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया, मिलाते हैं तो NaCl नमक बनता है, साथ में पानी, तो ये नमक जो है वही लवण कहलाता है। ठीक, चल कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो ये हो गया अभिक्रिया से संबंधित जितना चीज़ था सब देख लिए। अब देखते हैं जल विलयन में अम्ल और क्षारक, यानी पानी में घोलेंगे तो अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो खैर ये तो शुरू में बता दिए थे, हाँ शुरू में बता दिए थे कि जल अम्ल का जल विलयन, माने अम्ल को जल में घोलेंगे तो H+ आयन देता है और क्षारक को जल में घोलेंगे तो OH- आयन देता है। तो वही चीज़ है। ठीक, चलिए पहले इसको हटाते हैं, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, कि जल विलयन यानी अम्ल का जल विलयन, अम्ल को जल में घोलेंगे तो H+ आयन निकलता है। ठीक है, अम्ल में क्या होता है H+ आयन निकलता है। ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, हाइड्रोनियम बोलते हैं। ठीक है, तो H+ आयन, और वही H+ आयन को हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है, H+ या हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। तो ये पानी में घोलते हैं तो अम्ल को H+ आयन, ये याद रखिएगा, ये मेन है। ठीक, और क्षारक को पानी में घोलते हैं तो OH- आयन, जो कि पहला पार्ट में ही समझा चुके हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। और इसमें थोड़ा सा ये करना है कि जब भी अम्ल और क्षारक को पानी में अगर घोल रहे हैं कोई लेबोरेटरी में, तो पानी में हमेशा अम्ल या क्षारक को डालना। ऐसा नहीं कि अम्ल और क्षारक एक कटोरा लेकर उसमें पानी देंगे तो क्या होता है, अम्ल थोड़ा बहुत खतरनाक चीज़ है ना। ये नींबू में भी अम्ल रहता है, लेकिन नींबू को कहीं घोरिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल वाला जो अम्ल होता है ये क्षारक, उसमें अगर थोड़ा सा सावधानी ना बरती जाए, अचानक पानी उसमें उड़ेल दिया जाए तो आग लगने की डर रहता है ना। आग लग सकता है, बहुत ज़्यादा उष्मा क्षेपी होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है, इसलिए आग लगने का डर रहता है। या बर्तन कांच का रहता है ज़्यादातर, है ना, परखनली सब, तो कांच वो सब फटने का डर रहता है। ठीक है, इसीलिए
या हाथ में लग गया तो हाथ जल जाएगा। इसलिए हमेशा पानी लेकर के पानी में आम्ल मिलाना है, हल्का हल्का, और घोरते जाना है, थोड़ा सा मिला के इसको घोरते जाना है ना। ऐसा नहीं कि एक बार हचाक से डाल दे तो फिर ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब सावधानी करना है। प्रबलता भी बता दिए हैं, जिसमें H+ आयन अधिक निकलेगा उसको क्या बोले थे, प्रबल अम्ल। OH- अधिक निकलेगा तो प्रबल, और कम निकलेगा H+ आयन कम निकलेगा तो दुर्बल अम्ल। ई वाला कम निकलेगा तो दुर्बल क्षारक। तो प्रबलता भी हो गया है, पहले बता दिए हैं। अम्ल क्षारक का अंतर बता रहे थे उसी समय। pH स्केल अब देखते हैं। pH स्केल, pH स्केल, P मतलब क्या, देखिए pH जो P बना है, पोटेंज, ये जर्मनी भाषा से पोटेंज एक चीज होता है। पोटेंज मतलब होता है पावर, ठीक है, इंग्लिश में पावर या शक्ति कह सकते हैं, ठीक। तो इससे बोला जर्मनी शब्द से बना हुआ है। पुषांश भी पढ़ते हैं, पी से पुषांश लिखा हुआ है, तो ये लिखा था पावर, जिसको शक्ति बोल कर सकते हैं साधारण भाषा में। तो pH, P तो हो गया, H का है तो H+ आयन जो है, तो H+ आयन की शक्ति को ये दर्शाता है। माने H+ आयन कितना ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है H+ आयन तो अम्ल बहुत ज़्यादा है, बहुत कम निकल रहा है तो बहुत कम अम्ल है। तो आयन को जो नापने वाला स्केल है उसी को pH स्केल कहते हैं, ठीक है। तो pH स्केल में होता है, देखिए क्या है, ये स्केल एक है तो स्केल में कोनो नंबर रहता है। तो ये वाला जो स्केल है इसमें 0 से 14 तक नंबर रहता है। 0 से बीच में 7 लिख देते हैं, लास्ट में 14, तो 0 से 14 तक ही नंबर रहता है, ठीक। अम्ल और क्षारक को नापने का ये स्केल है, ठीक है। कितना अम्ल है कितना क्षारक है वो सब पूरा, या अम्ल क्षारक कोनो नहीं है तो उसका भी पता चल जाएगा इससे। देख स्केल एक है जिसमें 1 से 14 तक गिनती लिखा हुआ है, 0 से, है ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक है, ठीक। अब ये कोनो ऐसा वाला स्केल नहीं रहता है जैसे हम लोग स्कूल सब में कॉपी किताब में लाइन खींचने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ऐसा स्केल नहीं रहता है ना। क्या पानी में जैसे डुबाएंगे वाला स्केल हुआ, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि अम्ल है कि क्षारक है। तो ऐसा स्केल नहीं रहता लाइन खींचने वाला, ये अलग टाइप का स्केल, कागज का स्केल रहता है, रंग खाली इसमें रहता है अलग अलग, ठीक। यहाँ कुछ और रंग रहेगा इसमें, मतलब दुनिया में जितना रंग है ना, इस तरह का एक पेपर रहता है उसमें सब रंग रहता है। यहाँ कुछ अलग रंग, यहाँ कुछ अलग, इस तरह से पूरा इसमें भरा हुआ रहता है अलग अलग रंग, ठीक। अब इसको नापते कैसे, देखिए कैसे जानते हैं अम्ल क्षारक। जैसे ये कोई विलियन दिया हुआ है, इसमें जांचने कहेगा कि बताओ कौन सा चीज़ है, इसमें अम्ल क्षारक है कि उदासीन है। तो एक पेपर रहता है, एक पेपर ऐसे स्केल का है, कुछ पेपर रहता है अलग अलग, है ना। ये पेपरवा को क्या करेंगे, उठावेंगे, एक राम में डाल देंगे, इसे डाल देंगे तो इस पेपर का कलर जो है चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब कैसा कलर हुआ उसका, तो यहाँ से मैच करेंगे। अगर यहाँ वाला कलर मैच कर रहा है तो कहेंगे अम्ल है ना। 7 से कम वाला को अम्ल कहते हैं, और 7 से ज़्यादा वाला इधर है तो क्षारक, और एकदम 7 है बीचे में, यही 7 में रहा तो उदासीन, माने कोनो नहीं ना अम्ल ना क्षारक। तो ये पेपर को डुबा के देखते, पेपर डुबाए देखे लाल हो रहा है, लाल अगर यहाँ पे है तो कहेंगे अम्ल है, और अगर उधर लाल है तो क्षारक है, ठीक है। तो कलर से पता चल रहा है, जैसा कलर हुआ वैसे कलर यहाँ पे ऐसे कर मैच करते, कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे यहाँ पे मिल रहा है तो कहेंगे इसका pH स्केल, जैसे यहाँ अगर 1 2 3 4 है तो कहेंगे pH मान, इसका pH मान 4 है, pH मान 4 है माने कि अम्ल है। और कोई विलियन रहेगा उसमें डुबाए तो इधर वाला कोई कलर मैच कर रहा है, इधर वाला, है ना, मान चलिए कहीं पे 13 है या 12 है या 10 है, वहाँ वाला कर रहा है 10 वाला, तो कहेंगे उसका pH मान 10 है, और 10 माने का 7 से बेसी है तो वो क्षारक है, ठीक है। तो 7 से जितना कम इधर आएगा उतना ज़्यादा अम्ल बढ़ेगा, और 7 से जितना ज़्यादा जाएगा उधर उतना ज़्यादा क्षारक बढ़ेगा। माने किसी का अगर 0 है या 1 है या 2 है pH मान तो कहेंगे बहुत ज़्यादा अम्ल है, और 7 से तनिक गुण कम है, माने 6 पॉइंट कुछ है या 6 भी है तो ज़्यादा अम्ल नहीं है। उसी तरह 7 से थोड़ा सा अधिक है, 8 है 9 है तो थोड़ा कम है क्षारक है, लेकिन एकदम रह जाएगा 13 और 14, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा क्षारक है, ठीक। तो
तो बस ये पीएच स्केल है और कोनो चीज़ इसमें नहीं। पीएच स्केल में 14 तक गिनती लिखल है, 0 से 7 से कम आएगा तो आम्ल कहते हैं, 7 से बेसी रहेगा तो क्षारक कहते हैं, और 7 रहे तो उदासीन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कुछ जनरल दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है उसको देख लेते हैं। पीएच मान कितना कितना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो याद रहेगा, 7 से कम आम्ल, 7 से ज़्यादा क्षारक और 7 रहे तो उदासीन। देखिए कुछ पीएच मान याद रखे हैं, कई पूछता है। जैसे मानव शरीर का पीएच मान, मानव शरीर का जो पीएच मान है पूरा शरीर का 7.0 से 7.7 के बीच होता है। उससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ है। गड़बड़ माने शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो जाएगा, है ना, बीमार होना स्टार्ट। तो 7.0 से 7.8 पूरा शरीर का पीएच मान अगर कहे तो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है, सही काम है ना। कम और ज़्यादा उससे हो गया तो गड़बड़ होने लगता है तबीयत। लार, मुंह में जो लार निकलता है उस लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 है ना, 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होता है लगभग, है ना, ये इस आसपास होता है। अगर मुंह का जो लार है यानी मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो गया, 5.5 से कम, ये वाला 5.5, कोई बुक में 5.5 है, कोई में 6.5, तो लगभग यही आसपास वाला जो रहेगा वही रहेगा। ऑप्शन ऑल क्वेश्चन भी सब पूछता है, तो अगर 6.5 दिया हुआ है तो इसको लगाएंगे, वो दिया हो तो 5.5 से अगर कम हो गया मुंह का पीएच मान, लार का पीएच मान 5.5 से कम हो गया मतलब बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाएगा। मुंह में कहा जाएगा बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाएगा, जिससे मुंह भकर भकर महकना स्टार्ट, दांत सड़ने लगेगा, है ना, दांत सड़ने लगता है, बहुत के दांत सड़ा रहता है, भकर भकर दूर से महकता है, मुंह बहुत खतरनाक महकता है। तो कहे क्यों, तो अम्लता के कारण ना अम्ल की मात्रा बढ़ जाए। क्यों बढ़ रहा है, तो देखिए खाओ के कुछ और रात में जैसे सही से दांत साफ करके ना सोए तो वही वाला दांत में फंस करके वो उसमें जीवाणु सब लग करके और उसको अम्ल कर देता है ना, अम्लता प्रदान कर देता है, यानी जीवाणु उसको खाता है पचाता है, तो इसीलिए अम्ल की मात्रा उसमें बढ़ जाता है। अम्ल की मात्रा बढ़ गया माने कि दांत खराब होना स्टार्ट, दांत खराब हो जाएगा। तो ये जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है जिससे दांत खराब हो जाएगा, मुंह महकने लगेगा, तो उससे बचने का क्या उपाय है, तो जहाँ पे अम्ल बढ़ता है, अम्ल ज़्यादा हो रहा है 5.5 है, मान कि अम्ल बढ़ गया, तो अम्ल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्षारक को देना होगा। क्षारक वहाँ पे देंगे तो अम्ल क्षारक मिल करके क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा मतलब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दांतमंजन या ब्रश जो है करते हैं उसमें क्षारक की मात्रा होता है, क्षारक है ना। क्षारक क्यों क्षारक होता है, तो क्षारक इसलिए होता है ताकि अम्लता जो मुँह में हो जाता है वो वाला न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो ब्रश कोलगेट उस सब में क्षारक होता है। जब ब्रश कोलगेट का जमाना नहीं था तो नीम बहुत ज़्यादा करते थे लोग, तो नीम में भी क्षारक होता है, इसलिए नीम का दतून का प्रयोग भी करना चाहिए, उससे मुंह साफ रहता है। हम भी नीम दतून करते हैं, ब्रश वर्ष नहीं करते। ठीक है, तो मुंह का पीएच मान 5.5, लार का 6.5 याद रखिएगा, है ना। उससे कम हुआ तो खराब हो जाएगा मुंह, है ना, दांत बीमारी होने लगता है। इसलिए क्षारकीय दंतमंजन का प्रयोग करना चाहिए जिसमें क्षारक हो, जिससे दंतमंजन सही रहता है, कोलगेट उतना सही नहीं होगा। रक्त का पीएच मान 7.4, देखिए रक्त का पीएच मान बड़ा डेंजर होता है। ये 7.4 से ना 0.2 आगे पीछे अगर हुआ, 0.2 सिर्फ 0.2 आगे पीछे हुआ ना तो आदमी खत्म, है ना, सीधे ऊपरे। तो 7.4 है, इससे 2 पॉइंट कम, माने कि अगर 7.2 हो गया या 2 पॉइंट ज़्यादा 7.6 हो गया तो ख़त्म कहानी, है ना। तो ब्लड को इसीलिए सही से रखना चाहिए, मेंटेन रहना, उल्टा पल्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए ना। जठर रस, जठर रस का होता है 1.2। जठर रस का है पेट, आमाशय, आमाशय में एक रस निकलता है जिसको जठर रस कहते हैं। तो उस जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है, उसका पीएच मान होता है 1.2, मान बहुत ज़्यादा अम्ल होता है ना। इसलिए कौनवे चीज़ खाते हैं ना तो उसको पचा देता है, बहुत ज़्यादा अम्ल रहता है ना। कतनो उठपटांग चीज़ खा जाते हैं, गोटे ले जाते हैं कोई चीज़ को, उसको भी पचा देता है अम्ल के कारण, है ना, एकदम मार देता है उसको, पूरा गूढ़ा कर देता है।
दूध का पीएच मान 6.4 और इससे कम हो गया 6.4, मतलब देखिए 6.4 मान इतनी अम्ल है, हैं 7 रहता तो उदासीन, 7 से बेसी तो क्षारक, लेकिन 6.4 होता मान थोड़ा थोड़ा अम्ल होता है, इसीलिए इससे थोड़ा सा और कम हो गया तो ज़्यादा अम्ल हो जाता है, माने खट्टा हो जाता है, दही में परिवर्तन हो जाता है, फटने लगता है। ठीक है, नींबू का 2.2 बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, 2.2 होता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10, माने ये क्षारक है। ठीक, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ होता है 14, माने बहुत ही बेसी क्षारक है, 14 माने हाइएस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ पीएच मान याद रखिएगा। अच्छा, वर्षा जल का पीएच मान अगर बारिश हो रही है उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम हो गया तो उसको आम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, आम्ल वर्षा, आम्ल वर्षा सुने हैं, आम्ल वर्षा तो नाम से पता चल रहा है आम्ल होगा बारिश में तभी ना आम्ल वर्षा कहेंगे। तो आम्ल वर्षा कब, माने बारिश का जो जल है, वर्षा जल 5.6 से कम उसका पीएच मान हो गया, मतलब कि वो आम्ल वर्षा कहलाता है। 5.6 से अधिक है तो वो आम्ल वर्षा नहीं होगा। ठीक, मिट्टी का भी पीएच मान पर असर करता है ना। अलग मिट्टी का पीएच मान अगर सही उपज वाला मिट्टी है मिट्टी, तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 होगा, सही जल होगा। एकदम उससे भी ज़्यादा हो गया माने बहुत ही क्षारक हो जाएगा, इससे भी बहुत कम माने कि बहुत ही ज़्यादा अम्ल हो गया। तो इससे ज़्यादा अगर कम हो गया, देखिए जहाँ पे भी अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो वहाँ क्षारक मिलाएंगे तो न्यूट्रल होगा, जहाँ क्षारक की मात्रा बढ़ेगा तो वहाँ अम्ल मिलाएंगे। तो देखिएगा बरसात के दिनों में मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। चूना क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि देखिए बरसात के दिनों में क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगह में अम्ल वर्षा भी होता है, इधर उधर बाहू की जो कचरा उचरा कुछ आता है उससे अम्ल हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उसमें फसलों को उगाने से भी मिट्टी का जो पोषक तत्व वो खत्म हो जाता है या अम्लता उसमें बढ़ जाती है। तो अम्लता अगर बढ़ गया है तो उसमें चूना मिला देते हैं, चूना क्षारक है, अम्ल मिला देते हैं तो थोड़ा उदासीन हो जाता है। और अगर कहीं पे उदासीन हो गया है ज़्यादा, यानी उदासीन बोलते क्षार ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे अम्ल वाला केमिकल को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी को जांच किया जाता है, तो यह पीएच मान निकाला जाता है। अगर ज़्यादा अम्ल है तो सुझाव देता है कि चूना उना छिड़किए, ज़्यादा क्षारक हो गया तो कुछ कुछ केमिकल देगा, उसको बोलेगा इसको छिड़किए, है ना। उसी तरह पेट में दर्द देने लगता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, धुआं ढेकार होने लगता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनू मिलता है, वो सब का खाते हैं, तो वो सब का क्षारक है। पेट में जो अम्लता हो रहा है यानी अम्ल बढ़ गया, उससे पेट में जलन होने लगता है, दर्द देने लगता है, ढेकार अजीब टाइप का, अजीब गरीब है ना, धुआं ढेकार निकलने लगता है, माने अम्ल बढ़ गया। तो अम्ल बढ़ा माने क्या करेंगे, क्षारक खाओ तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्षारक में ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ज़्यादातर खाता है या इनू सब, है ना, इसको नहीं खाना, ये बहुत ही ज़्यादा क्षारक है ना। तो उतना ज़्यादा भी क्षारक नहीं करना है कि एकदम अम्ल को हट के अब क्षारक हो जाए सीधे, क्योंकि पेट में अम्ल की ज़रूरत है। देखिए कितना ज़्यादा अम्ल होता है जठर रस में, इतना अब खा जाएंगे एकदम इतना भयानक वाला क्षारक, तो ये खट्टापन धोर के कड़वा हो जाएगा पेट, है ना, तो उससे और दिक्कत हो जाएगा, कोनो खाएंगे पचबे नहीं करेगा। तो इसलिए न्यूट्रल है ना, हल्का फल्का क्षारक जो है वैसा चीज़ को खाना चाहिए, एकदम अंदाजी क्षारक नहीं खाने चाहिए। उसी तरह एक सोडा, खाने वाला सोडा में भी क्षारक होता है, तो उसको भी उपयोग करते हैं पेट के जी सब में, है ना। जैसे मधुमक्खी डंक मार देता है, तो मधुमक्खी में कौन सा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी डंक मार दिया, मेथेनोइक अम्ल मैंने अम्ल पाया जाता है, तो उससे उसका जो जलन होता है, दर्द होता है, जलन होता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा, उसमें क्षारक को रगड़ना होगा, क्षारक मिलाना होगा। तो क्षारक का ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या खाने वाला सोडा, तो थोड़ा आराम मिलेगा। इसी तरह एक होता है नेटल का पौधा, नेटल का एक पौधा होता है, तो उसमें भी उसका जो कांटा रहता है बड़ा डेंजर रहता है, उसमें टच करिएगा एकदम लगेगा बींध दिया, है ना, जैसे मधुमक्खी बींधती है, तो वो भी डंक मारने जैसे डंक मार देते हैं, उसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है वो पौधा में। तो वो देखिए अब जंगल उंगल में गए हैं, अब वो पौधा टच उच कर गया, घूस गया, उसमें मतलब डंक मार दिया। अब वहाँ पे तो इनू लेके नहीं गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं गए हैं, बेकिंग सोडा लेके तो जंगल नहीं गए हैं, तो वहाँ पे क्या उपाय है, तो देखिए प्रकृति ने क्या किया, उसका पत्ता में ही वो दवा बना दिया है। तो उसका पत्ता को रगड़ देने से उसका पत्ता में क्षारक पाया जाता है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, माने कम हो जाएगा, दर्द थोड़ा आराम मिलेगा।
है, क्योंकि जंगल उगल में कोई सब को लेके नहीं जाएगा क्या चीज़ को, जो क्षारक वाला चीज़ को। इसीलिए देखिए बनाने वाला ने कैसा किया, मतलब डंक वहीं मारेगा वही पौधा से, और उसका इलाजो वही है। तो होशियार आदमी पढ़ लिखा तो उसको रगड़ लेगा तो उसमें क्षारक रहता है, थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। मतलब जो दर्द देता है वही उसका दवा भी देता है। नेटल का पौधा में ऐसा होता है। देख लवण का पीएच मान है ना, लवण का पीएच मान देखिए, अगर हम परबल अम्ल मिलाएंगे, लवण किसको कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक मिल गया तो लवण बनता है, ये ना होता है। तो अगर परबल अम्ल मिला रहे हैं और परबल क्षारक भी मिला रहे हैं, अब परबल कहिएगा क्या है, तो परबल माने स्ट्रॉन्ग, माने बहुत ज़्यादा अम्ल और बहुत ज़्यादा क्षारक को परबल कहते हैं, ठीक। तो देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अम्ल भी है और परबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग वाला मजबूत वाला क्षारक है। अब दोनों मजबूत भिड़ा दिए दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। तो उदासीन लवण बनेगा तो इसका पीएच मान 7 होगा। आए बस समझे, पीएच मान कितना होगा 7, क्योंकि उदासीन दोनों स्ट्रॉन्ग मजबूत टकरा गया, दोनों पहलवाने हैं। तो क्या रिजल्ट क्या होगा, ना ये हारेगा ना वो जीतेगा, है, दोनों न्यूट्रल रहेगा। तो इसीलिए न्यूट्रल माने उदासीन लवण बनेगा 7 होगा। लेकिन अगर परबल अम्ल मिला दिए, परबल माने ताकतवर स्ट्रॉन्ग, और क्षारक को मिला दिए दुर्बल माने दुबला पतला माने कमजोर क्षारक, तो क्या होगा, अम्ल जो है इस पर भारी पड़ जाएगा, दुर्बल है वो हरा देगा उसको, माने जो चीज़ बनेगा उसमें क्या चीज़ का मात्रा होगा, अम्ल का, है ना। तो अम्लीय लवण बनेगा, क्या बनेगा, अम्लीय लवण। क्षारक तो दुबला पतला तनिक था वो खत्म हो गया, और उसमें असर किसका रह जाएगा, अम्ल का। तो वो लवण जो बनेगा, अम्ल और क्षारक मिला है तो लवण ना बनेगा। तो जो लवण बन रहा है उसमें अम्ल की मात्रा रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें अम्ल स्ट्रॉन्ग वाला था, क्षारकवा को हटा दिया मार लथिया के, है ना। तो अम्लीय लवण बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा माने क्या होगा, 7 से कम। तो इसका पीएच मान यानी अम्लीय लवण का पीएच मान होता है 7 से कम। इसका मतलब कम होता है, पता है ना, 7 से कम, लेस देन लगाओ मतलब कम, ये हो गया। हाँ, अगर अबरी कर देते हैं परबल क्षारक मजबूत वाला भिड़ा देते हैं कमजोर अम्ल से, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल कमजोर अम्ल, तभी कहेगा हाँ, तभी तो हमारा को ठोक दिया था कमजोर बागे, अब हम तुमको ठोकेंगे। तो परबल क्षारक माने स्ट्रॉन्ग वाला है, दुर्बल खत्म हो जाएगा, तो अम्ल की कहानी यहाँ बच जाएगा क्षारक। तो क्षारकीय कैसे लिखते हैं, क्षारकीय लवण बनेगा, माने क्षारक वाला लवण बनेगा। ये जो लवण बनेगा उसमें क्षारक का गुण रहेगा, तो क्षारक का गुण रहेगा तो पीएच मान 7 से तनिक गुना बेसी रहेगा। वैसे हाँ, तो ये हो गया लवणों का पीएच मान। तो पीएच स्केल खत्म कहानी पीएच का। अब इसके बाद पढ़ना है साधारण नमक के रसायन, साधारण नमक के रसायन, जिसमें पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और क्या सोडा, धोने वाला सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हो जाएगा कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, है ना। मतलब एक पार्ट और करिए लेते हैं, तनिए समझिए, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ में, और उसमें सब अलग अलग उसके बाद है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलग अलग चीज़ें, मतलब एक जैसा वो सोडियम नमक का से बना हुआ चीज़ है, आगे जितना कुछ बचा हुआ है तो वो एक जैसा सब है, इस सब से हट के, तो उसको अगला पार्ट में अलग से सेपरेट देखेंगे। यहाँ पे रिएक्शन देखें और पीएच देखें, ठीक है, 2 चीज़। अब एक चीज़ और बच गया है जिसपे नमक द्वारा क्या क्या चीज़ बनता है, 6-7 गो चीज़ है, उस सब को अगला पार्ट में देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे, तो हम जल्दी वीडियो अपलोड करते रहे, जल्दी पढ़ाते रहे और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।